नमस्कार दोस्तों। ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि महाराष्ट्र की राजनीति में काफी समय से उथल पुथल मची हुई है। एकनाथ शिंदे की अगुवाई में बहुत से शिवसेना के विधायक बागी बन चुके हैं और शिवसेना के दो फाड़ हो चुके हैं। अब आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जो खबरें निकल के आ रही हैं उनके अनुसार एक तरफ शिवसेना है जो एनसीपी और कांग्रेस के दम पर ये नहीं चाहती कि उसके बागी विधायक गुवाहाटी से मुंबई लौट के आए, क्योंकि अब शिवसेना अग्रेसिव हो गई है, वो सड़कों पे आ गई है और इसके सिवा उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ ये बागी विधायक है जिनके पीछे अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी का पूरा सपोर्ट है। तो आगे क्या होगा ये तो समय बताएगा, मगर आज हम बात करने वाले हैं उन कांडों की, उन आरोपों की जो उद्धव ठाकरे पर लगाए जा रहे हैं। एक कहावत है, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कोई ना कोई मजबूरी जरूर होती है। उद्धव ठाकरे पर यह आरोप है कि उनका जो वर्किंग स्टाइल था, जो उनका काम करने का ढंग था, वो बहुत ही ज्यादा अनअप्रोचेबल था। वो अपने विधायकों से ढंग से बात नहीं करते थे। बाला साहेब ठाकरे ने जब शिवसेना की स्थापना की तो उन्होंने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की तैयार की, एक ऐसा ढांचा तैयार किया जिसमें कोई भी विधायक या फिर कोई भी इंसान अपनी बात को, अपने विचार को व्यक्त कर सकता था बिल्कुल आज़ादी से। और बाला साहेब ठाकरे भी उससे बातचीत करते, उसकी बात को सुनते, समझते, यहाँ तक कि उसको मॉरल सपोर्ट भी देते और उससे फीडबैक भी लेते। अब राजनीति में जरूरी नहीं है कि पिता और पुत्र का काम करने का ढंग एक जैसे ही हो। जहाँ पर बाला साहेब ठाकरे अग्रेसिव थे, बिल्कुल शेर जैसे, तो उनके पुत्र उद्धव ठाकरे का जो वर्किंग स्टाइल है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और सटल था। कई लोगों का मानना है कि जब तक शिवसेना के अध्यक्ष थे तब तक उद्धव ठाकरे बहुत ही ज्यादा सफल थे, लेकिन जब से वो चीफ मिनिस्टर बने तब से उनके काम करने का ढंग बदल गया। अब इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि वो एक अननेचुरल अलायंस को लीड कर रहे थे, मगर ये पहली बार नहीं है कि जब ये ऐसा अननेचुरल अलायंस बना हो। इससे पहले भी कई बार बन चुका है और इसके बाद भी बनता रहेगा। लेकिन ऐसे अलायंस को लीड करने के लिए जो लीडरशिप क्वालिटीज चाहिए, जो लचीलापन चाहिए, वो शायद उद्धव ठाकरे में कहीं ना कहीं मिसिंग था। कई विधायकों ने ये भी शिकायत की है कि कई बार उद्धव ठाकरे एक विप जारी करते थे और उन्हें ना चाहते हुए भी ये एक तुगलकी फरमान की तरह मानना पड़ता था। अब ये जो अलायंस है इसमें एक तरफ थी शिवसेना जिसके कट्टरवाद हिंदुत्व की आइडियोलॉजी थी, और दूसरी तरफ थे एनसीपी और कांग्रेस। अब जहाँ पर भी ऐसा कोई अलायंस होता है तो हर एक पार्टी को चाहिए कि अपनी एक आइडियोलॉजी की सीमा खींच ले, मगर इस बार लगता है कि शिवसेना शायद अपनी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी की जो रेखा है उसको कहीं ना कहीं पार कर गई। कई विधायकों ने उद्धव ठाकरे और उनकी कोटी से शिकायत की है कि वो कई बार अनअप्रोचेबल रहे। एनसीपी के एक नेता ने ये शिकायत की है कि कई बार कोविड के दौरान उन्हें जरूरत थी कि वो उद्धव ठाकरे से बात करें, मगर वो सारा समय अनअप्रोचेबल रहे। उसी तरह से 300-400 किलोमीटर दूर किसी भी गांव से जब कोई विधायक मुंबई उद्धव ठाकरे से किसी डेवलपमेंट वर्क के लिए या फिर कोई इंपॉर्टेंट इशू पर बात करने आता तो उसे मातोश्री के बाहर या फिर सीएम रेजिडेंस वर्षा के बाहर 4-5 घंटे इंतजार करना पड़ता। और कई बार तो ऐसा होता कि वो उद्धव ठाकरे से बात किए बिना ही अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वापस लौट आता। लेकिन जब ये वापस आता तो इसका वोटर इससे पूछता कि आप सीएम से बात किए बिना कैसे आ गए और अपने डेवलपमेंट वर्क के लिए फंड लिए बिना कैसे आ गए। उसे देखो, वो तो एनसीपी के पक्ष का है, वो सीएम से बात करके आ गया है, फंड लेके आ गया है। और उसे देखो, वो कांग्रेस के पक्ष का है, वो भी सीएम से बात करके आया है, अपने डेवलपमेंट के काम के लिए फंड भी लेके आया है, लेकिन आप ऐसे खाली हाथ कैसे लौट आए। तो ऐसी सिचुएशंस में उस विधायक की जो सिचुएशन होती वो बड़ी एम्बैरेसिंग हो जाती, शर्मिंदगी वाली। जम्मू कश्मीर का मामला हमेशा से शिवसेना के दिल के करीब रहा है। जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया गया तो उस समय शिवसेना का ये जो वोटर है ये बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन जब इसे पता चला कि शिवसेना के अखबार सामना में आर्टिकल 370 का मजाक उड़ाया गया है तो उसके दिल को ठेस पहुंची। उसी तरह से जब कश्मीर फाइल्स फिल्म रिलीज हुई तो शिवसेना की कॉन्स्टिट्यूएंसी इस फिल्म के फेवर में थी, मगर जब लोग इसको देख कर आते और उन्हें पता लगता कि शिवसेना की जो लीडरशिप है वो इस फिल्म के खिलाफ है, या फिर उन्हें लगता है कि ये फिल्म मुस्लिमों के खिलाफ है, तो उनके दिल को ठेस पहुंचती, उन्हें बहुत दुख होता। इस तरह से शिवसेना का वोटर, वर्कर और विधायक ये सभी आइडियोलॉजिकली कंफ्यूज हो गए। इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे की दिशा क्या होगी। शिवसेना के वोटर और वर्कर के दिमाग में कभी भी पीएम मोदी एक विलेन के रूप में नहीं थे, जबकि एनसीपी और कांग्रेस की लीडरशिप हमेशा से ही पॉलिटिकल एडवर्सरीज के रूप में देखे जाते थे, और अब तो इन्हें शिवसेना का कर्ता धर्ता भी बताया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा आइडियोलॉजिकल कंफ्यूजन था।
और इस आइडियोलॉजिकल कंफ्यूजन और लीडरशिप की इनएक्सेसिबिलिटी की वजह से आज शिवसेना की ये हालत हो चुकी है। जब शिवसेना से एमएलएस का एक्सोडस हुआ तो बहुत से लोगों का कहना था कि ये सब ईडी की वजह से हो रहा है। अब इनमें से बहुत से नेता या विधायक महाराष्ट्र के रूरल एरिया से आते हैं। अब इनके पीछे तो कोई ईडी नहीं लगी, फिर ये सब क्यों शिवसेना छोड़ के गए? अब देखते हैं आगे जाकर इस मामले में और क्या क्या डेवलपमेंट्स होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मेरे एक और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।